Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, today we are going to discuss about section 32 of Indian Evidence Act. In our last videos, we discussed about section 31. Now, section 32 क्या किस बारे में बात करता है? तो section 32 ये बताता है कि cases in which statement of relevant fact by a person who is dead or cannot be found. तो कोई भी स्टेटमेंट एक किसी ऐसे पर्सन के थ्रू दिया गया है जो कि या तो डेड है या फिर मिसिंग है या ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग स्टेटमेंट नाउ और इट इज अनरीजनेबल फॉर द कोर्ट टू ब्रिंग द पर्सन टू गिव द स्टेटमेंट. देन इन दैट केस इफ द स्टेटमेंट इज रिलेटिंग टू रेलेवेंट फैक्ट दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. क्योंकि अब उस पर्सन जो मर गया उसको बुलाया नहीं जा सकता, जो गुम गया है जो मिसिंग है उसको भी नहीं बुलाया जा सकता. अगर कोई बहुत दूर रहता है उसको अनरीजनेबल है बुलाना तो भी कोर्ट उसको ऐसे, इसलिए इन सब सिचुएशंस में कोर्ट उन स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट कंसीडर कर लेता है. अब क्योंकि कोर्ट इन केसेस को रेलेवेंट कंसीडर करता है तो वो कौन कौन से केसेस हैं वो सेक्शन 32 में डिस्कस्ड है. तो सेक्शन 32 में सबसे पहला है सेक्शन 32 क्लॉज 1 which deals with dying declaration. इसमें और भी सारे सिचुएशंस हैं जो हम हमारी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो इन टुडेज वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 क्लॉज 1. अब डाइंग डिक्लेरेशन में सीधा हमको ये समझ में आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन मेड बाय अ पर्सन हु इज ऑन हिज डेथ बेड. आप डेथ बेड पे पीड़ित व्यक्ति अपनी मौत का सामना कर रहा है उस समय को जो स्टेटमेंट बोलता है वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है. ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है. अब ये डाइंग डिक्लेरेशन किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डाइंग डिक्लेरेशन. तो पहला प्रिंसिपल है कि निमो मॉरिटरस प्रोसिमेटर मेंटेरी. इसका मतलब ये है कि व्हेन अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ. तो हम ये मानते हैं कि हमको भगवान ने बनाया. नाउ अगर हमारी मौत होती है, जिसकी भी एक्स पर्सन की डेथ हो जाती है और वो डिक्लेरेशन देता है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो अपने भगवान से जब मिलेगा तो वो अपने मुंह में झूठ लेकर भगवान से नहीं मिलेगा, वो झूठ लेकर भगवान के पास नहीं जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी अज्यूम कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर मतलब भगवान विद अ लाई इन हिज माउथ. नाउ द सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट विक्टिम इज द सोल आई विटनेस एंड नॉट ट्रस्टिंग हिम माइट डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. कि जो पीड़ित व्यक्ति है अगर हम उसी पे भरोसा नहीं करेंगे तो दिस वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. क्योंकि हम उस पर भरोसा इसलिए कर सकते हैं ना क्योंकि उसके पास उसको अब किसी का डर नहीं है क्योंकि वो पीड़ित हो चुका है, वो सच ही बोलेगा. हम ये अज्यूम करते हैं कि डाइंग पर्सन स्टेटमेंट इज प्रिज्यूम टू बी ट्रुथ. फिर उसके बाद उसके पास कोई स्कोप नहीं है टेम्परिंग का क्योंकि वो खुद ही पीड़ित है. सो दैट्स व्हाई अ डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट and is given a greater evidentiary value. So these are the guiding principles for why a dying declaration is to be considered as relevant. ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि when this statement is made. तो ये स्टेटमेंट कब देता है कोई भी पर्सन, कोई भी विक्टिम पीड़ित स्टेटमेंट कब देगा which serves to consider is relevant. तो स्टेटमेंट वो तब देता है with regards to when means telling the name of the person which who has tried to cause his death. कि अगर मैं ये स्टेटमेंट कब दूंगा जब मैं बता रहा हूं कि मैंने देखा मेरे को एक्स चाकू लेके मेरी तरफ आ रहा था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था. एक्स वॉज ट्राइंग टू कॉज डेथ. तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा. ठीक है, अगर मैं मरते मरते ये बोल देता हूं तो. सेकंड है कि व्हेन अ पर्सन इन्फॉर्म्स दैट ही इज गेटिंग इनटू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड इफ ही इज डेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम केस लॉ समझेंगे बट ये स्टेटमेंट आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हेन आई एम टेलिंग दैट आई एम गोइंग इनटू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मैं किसी सिचुएशन में जा रहा हूं और उस सिचुएशन में जाता हूं और वहीं से मेरी डेथ हो जाती है उसी सिचुएशन में, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा एंड दैट स्टेटमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कौन सी सर्कमस्टेंसेस, और अगर आपको समझ नहीं आया तो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, केस इज पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर. पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर. इस केस में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस केस में ये हुआ कि सपोज आप ऐसे अज्यूम कर लो ए और बी पार्टीज हैं. ठीक है, अब ए ने बी से कुछ लोन लिया. ठीक है, ए ने लोन लिया यहाँ पर बी से. अब यहाँ पर जो बी है उसको पैसा लेना है ए से. तो ए बी मतलब यहाँ पर ए बोलता है कि क्योंकि ए ने लोन लिया था बी से, तो ए बोलता है कि मैं तुमको पैसा दूंगा बी को बट तुम घर आके ले लो मेरे से. तो अब बी घर जाता है ए से लेने. तो बी जब घर जाता है उससे पहले अपनी वाइफ को बता देता है कि मैं ए से पैसा कलेक्ट करने जा रहा हूं जो उसने लोन लिया था. ठीक है, तो वो अपनी वाइफ को एक सर्कमस्टेंस बता देता है और फिर जब वो बाद में जब वो पैसा लेने जाता है ए से जिसने लोन लिया था, तो वहां पर वो उसके बाद वो वापस नहीं आता, उसकी डेड बॉडी वापस आती है. ठीक है, और एंड इज डेड बॉडी कटेड इनटू 7 पीसेस एंड वाज पुट इन अ ट्रंक. एक बक्से के अंदर पैक होकर और वो वापस आती है. और उसके बाद जो बी जब पैसा लेने गया था ए से, तो बी की वाइफ ये रिकॉग्नाइज करती है डेड बॉडी की, हाँ ये डेड बॉडी किसकी है, ए की. सॉरी, बी की वाइफ रिकॉग्नाइज करती है कि डेड बॉडी बी की है.
तो अब ये जब वो रिकॉग्नाइज कर लेती है तो उसके बाद कोर्ट ये देखता है कि देयर वाज अनदर एविडेंस शोइंग दैट ए ने, जिसने लोन लिया था, वो ए ने पास वाली जगह से एक ट्रंक खरीदा है, ठीक है। तो वो ट्रंक जो खरीदा है दैट वाज कोरोबरेटिंग, दैट वाज अ कोरोबरेटिव एविडेंस व्हिच वाज कोरोबरेटिंग द फैक्ट दैट ए ने बी को मारा है, ए ने ही मर्डर किया है बी का। सो व्हेन द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ बी where B stated the circumstances to his wife and in the similar circumstances he was found dead, that the dying declaration along with the corroborative evidence that A was found purchasing trunk has made A liable for murder. So that was this case about Pakala Narayan Swamy versus Emperor. Now coming on to when the statement कैसे देना चाहिए, how the statement is to be made. तो ये या तो आप ओरली दे सकते हो या आप इन राइटिंग दे सकते हो, या फिर अगर कोई पीड़ित को ज्यादा ही कोई विक्टिम इतनी बुरी तरह पीड़ित हो चुका है कि ना वो ओरली दे पा रहा है ना वो लिख पा रहा है, तो उसके जेस्चर्स भी कंसीडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। सपोज अगर मेरे सामने मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैं डेथ बेड पर हूं और मैं अगर गर्दन हिला रहा हूं, दैट जेस्चर इज इंपॉर्टेंट एंड इज कंसीडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन 32 क्लॉज 1 कैन बी मेड आइदर इन राइटिंग और ओरली और बाय वे ऑफ जेस्चर्स, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट टू हुम इट टू बी मेड, तो अब हम बात करेंगे कि ये स्टेटमेंट मतलब कब देते हैं, ये डिस्कस कर लिया, कैसे देते हैं ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम किसको देंगे ये स्टेटमेंट, कि किसी भी राह चलते इंसान को दे दें या डॉक्टर को देना जरूरी है या पुलिस को ही देना जरूरी है। सो हियर द पॉइंट इज दैट द स्टेटमेंट इज टू बी मेड कैन बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, और टू पुलिस ऑफिसर और टू अ डॉक्टर और टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। मतलब आप किसी को भी दे सकते हो डाइंग डिक्लेरेशन, बट अगर आप मजिस्ट्रेट को देते हो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज विद द हाईएस्ट एविडेंशियरी वैल्यू, क्योंकि वो आप मजिस्ट्रेट को दे रहे हो। देन अब उसके बाद आता है पुलिस ऑफिसर, उसके बाद आता है डॉक्टर, एंड देन लास्ट व्हिच हैज द लोएस्ट एविडेंशियरी वैल्यू इज एनी अदर रैंडम पर्सन, ठीक है। तो अब एक केस था राम सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। In this case, Delhi High Court held that the clear and corroborative dying declaration cannot be rejected just because it is recorded by police officer. तो इसने बेसिकली अफर्मेशन दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है दैट कैन बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन और बाय अ डॉक्टर, एंड इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड merely because it is recorded by police officer. So this was the case of Ram Singh versus Delhi administrator. अब हम इतना डिस्कस कर चुके हैं तो हम बात कर लेते हैं, फाइनली कंक्लूड करते हैं इस क्लॉज को by stating the admissibility criteria. What are the essentials for admissibility of dying declaration? क्या क्या होना चाहिए जिस कारण से हम एक डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करेंगे, उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानकर एडमिट करेंगे। तो सबसे पहला है कि डिक्लेरेंट शुड बी इन एक्चुअल डेंजर ऑफ डेथ, ठीक है। डिक्लेरेंट मस्ट फेस एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है, जब वो स्टेटमेंट दे रहा है। सेकंड इज डेथ शुड हैव बीन एंस्यूड, उसके मतलब सम पर्सन हैज ट्राइड टू कॉज हिम डेथ। फिर तीसरा है कि स्टेटमेंट कैन बी रिटन, ओरल और जेस्चर, जो अभी हमने डिस्कस किया, स्टेटमेंट कैन बी ईदर मेड बाय वे ऑफ रिटन, ओरल और जेस्चर्स, ठीक है। देन फोर्थ है कॉज ऑफ पर्सन्स डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, कि उसकी डेथ कैसे हुई ये क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर ये एक्सप्लिसिटली क्लियर है कि हाँ वो करंट शॉक से मरा है, ठीक है, तो आप इसमें क्या ही उसका डाइंग डिक्लेरेशन इररिलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि देयर हैज टू बी द cause of person's death must be in question is the fourth essential for admissibility of dying declaration statement. Now fifth is person making the statement must be in a fit condition. ऐसा नहीं कि वो मतलब उसकी मेंटल कंडीशंस फिट नहीं है उसके बाद वो अगर स्टेटमेंट दे रहा है, that would not be considered relevant. वो जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तब he should be in fit condition as per the doctor, ठीक है। सिक्स्थ है कि स्टेटमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है, कॉम्पिटेंट इनफ सो एज टू इंश्योर एडमिसिबिलिटी। सेवंथ इज जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तो जो भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है दैट शुड बी विदाउट टेम्परिंग, उस समय कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। वो बोल रहा है कि मैंने एक्स ने मुझे मारा, टेम्परिंग करके लिख दिया वाई ने उसको मारा, एक्स ने नहीं मारा, तो ये टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। नाउ द एट्थ एसेंशियल इज दैट इट शुड बी कंसिस्टेंट इफ मेड टू 2 or more times और मेड टू 2 or more people। अगर वही जो डेथ बेड पर पीड़ित लेटा हुआ है जो विक्टिम है, अगर वो बोल रहा है, अगर वो एक्स को कुछ और बोल रहा है, एक्स को बोल रहा है मतलब सपोज 2 लोग उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आए, तो एक्स को उसने बोला कि मुझे राम ने मारा और वाई को वो बोल रहा है कि मुझे श्याम ने मारा, तो this leads to inconsistency because of which it would not be admissible. So statement made must be inconsistent, must be consistent to the parties, to the persons to whom it is made, if they are 2 or more, ठीक है। तो ये होगा सारे essentials। सब ये essentials fulfill हो जाते हैं, then the statement would be considered as admissible. The dying declaration statement would be relevant and admissible before the court. Now
अब हम बात करते हैं कि जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो अगर पर्सन नहीं मरा, सपोज अगर उसकी डेथ नहीं हुई या उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो ये अगर मान लो मैंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया और मैं बच गया, मेरी डेथ ही नहीं हुई, तो उस केस में क्या वो एडमिसिबल होगा? तो ये इस चीज की पोजीशन हम इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इंग्लिश लॉ ये बोलता है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन। अगर आपको डर नहीं है आपकी मौत का, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब आपकी मौत आने वाली है, अब आप मरने वाले हो और आपको इस चीज से कोई डर नहीं है, आपको पता है कि यू विल सर्वाइव, देन इन दैट केस योर डाइंग डिक्लेरेशन विल नॉट बी एडमिसिबल। बट इंडियन लॉ में पोजीशन डिफरेंट है। इंडियन लॉ में क्या होता है कि इवन इफ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, the dying declaration will not be considered as null and void. It will be used to corroborate, to contradict the evidences. ठीक है, वो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट जो वो देगा, अगर उसके पास उस समय एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं था, then that would not be considered as null. It would not lead to nullity. That statement would be relevant for further corroboration of evidences or for contradicting any statement. So that was the situation in India, whereas in English law, if the person does not have apprehension of death, then the dying declaration will not be considered as admissible. अब आ जाते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी इन विद रिगार्ड्स टू डाइंग डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ श्रीमती पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज इसमें डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोर्ट कब कंसिडर करेगा कौन से डाइंग डिक्लेरेशन को, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी। तो श्रीमती पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बताया कि if the सबसे पहली गाइडलाइन थी कि the court is satisfied that the dying declaration is true and voluntary, it can base the conviction on it without any corroboration. कोर्ट का अगर कोर्ट संतुष्ट है, कोर्ट satisfied है कि हाँ the dying declaration is true, voluntary and is completely satisfied, then it can base the conviction on the basis of merely dying declaration. So that much value is given to a dying declaration. Now coming on to second guideline कि court has to scrutinize carefully the dying declaration is not made by way of tutoring or any prompting. मान लो अगर मैं डेथ बेड पे बैठा हूं, बगल में कोई मेरा फ्रेंड मुझे ट्यूटर कर रहा है, मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि एक्स बोल, एक्स ने मारा है, एक्स ने मारा है, तो अगर ऐसे ट्यूटरिंग या प्रॉम्प्टिंग के थ्रू अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन आया, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड रेलेवेंट। तो कोर्ट को ये स्क्रूटिनाइज करना है। द थर्ड गाइडलाइन इज कि वेयर डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस, इट शुडंट बी एक्टेड अपॉन विदाउट अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सस्पिशियस है, देन कोर्ट शुड नॉट रिलाई ऑन सच डाइंग डिक्लेरेशन अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ कोरोबोरेशन। तो वो पकाला सिंह वाला जो केस था, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का, जिसमें उसका डाइंग डिक्लेरेशन था कि मैं जा रहा हूं पैसा लेने, बट अलॉन्ग विद द कोरोबोरेटिव एविडेंस कि उसने बक्सा खरीदा था वहीं बगल वाली प्लेस से, उसने ट्रंक खरीदा था ए ने, तो वो दैट हैज अलॉन्ग विद द कोरोबोरेशन द पर्सन वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। तो वही बोल रहे हैं कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सस्पिशियस है, देन कोर्ट हैज टू आल्सो यूज कोरोबोरेटिव एविडेंसेस so as to base conviction on the basis of dying declaration. फिर आता है कि फोर्थ गाइडलाइन ये है कि merely because dying declaration does not contain the details of occurrence, it is not to be rejected. अगर डाइंग डिक्लेरेशन में डिटेल्स वो नहीं बता रहा कि इस जगह पर इतने समय मारा गया मुझे, तो वो नहीं बता रहा है, तो दैट वुड नॉट बी द ग्राउंड टू रिजेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन। अगर उसने बोल दिया कि एक्स ने मारा तो एक्स ने मारा, बात खत्म, as long as there is no tutoring, there is no prompting and it is made truly and voluntarily. ठीक है। फिर फिफ्थ गाइडलाइन आती है कि merely because dying declaration is a brief statement, it is not to be discarded. On the contrary, the shortness of the statement itself guarantees the truth. तो इसका मतलब ये है कि just because कि आपने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि एक्स ने मारा, बस इतना बोल के आप मर गए, तो this short statement, क्योंकि आपने बस इतना सा स्टेटमेंट दिया, brief स्टेटमेंट दिया, तो on this ground the dying declaration cannot be discarded. Rather than this would be considered as more relevant because it is more brief and आप अपनी अंतिम सांसों में सिर्फ इतना ही बोल पाए, ठीक है। So that statement itself guarantees the truth, so that would be more relevant and we cannot be rejected merely on the ground of that it is a brief statement. Now the sixth guideline, which is an important guideline, is that normally क्या होता है ना कि कोई भी जब ओरल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो हम डॉक्टर से सेटिस्फाई करा लेते हैं कि जब पर्सन हु इज मेकिंग द ओरल स्टेटमेंट, द डाइंग डिक्लेरेशन जब वो दे रहा है, ही इज इन अ फिट एंड मेंटल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन फिट है, वो फिजिकली फिट है। बट इफ इन केस डॉक्टर ये बोलता है इस सिचुएशन में कि ही इज नॉट मेंटली फिट, ठीक है, और वहीं पर जो और दूसरा आई विटनेस है, दैट पर्सन स्टेट्स दैट नो द पर्सन इज एक्सप्लिसिटली एंड फिजिकली एंड मेंटली फिट, देन the statement made by that eyewitness would prevail over the doctor's statement stating that the person is not fit, not mentally fit, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि अगर सपोज कन्विक्शन बेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन और पर्सन को अगर डॉक्टर बोल रहा है कि वो नॉट अ मेंटली फिट, बट वहीं पर उसका आई विटनेस बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं, आई कैन सी हिम एंड आई कैन
with my experience I can say that the person is mentally fit, then that would prevail over the doctor's statement. So that was another important guideline and was the last guideline given in the case of Srimati Paniben versus State of Gujarat. अब हम बात करेंगे कि what are the factors which determine the evidentiary value of dying declaration. क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी. तो फैक्टर्स बेसिकली डिस्कस हुए इन द केस ऑफ कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या बताया गया कि कोर्ट हैज टू कंसिडर बिफोर इन एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एंड फॉलोइंग फैक्टर्स. तो कोर्ट वो कौन से सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करेगा बिफोर एडमिटिंग एनी डाइंग डिक्लेरेशन आर एज फॉलोज. कि सबसे पहला है कि सर्कमस्टेंसेस लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर राइट डिक्लेरेशन. कि उसके पास मतलब उस समय क्या हालात थे जो ये बता रहे हैं, क्या वो सारे हालात कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेंगे जो ये बताएं कि उस समय क्या जो पर्सन जो पीड़ित था, जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था, क्या वो उसके पास एक्चुअल में वो सही डिक्लेरेशन दे पाएगा. सपोज कि अगर किसी पर्सन का अंधेरे में मर्डर हुआ है, वो किसी को देख नहीं पा रहा, ठीक है, तो कोर्ट को ये सर्कमस्टेंस कंसिडर करना होगा कि अगर वो बोल रहा है कि नहीं राम ने ही मारा, बट ये भी पता चल रहा है कि उसको अंधेरे में मारा गया, तो कोर्ट ये सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करेगा और इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर अंधेरे में उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था. ठीक है, पूरा अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, बट डाइंग डिक्लेरेशन में वो विक्टिम बोल रहा है कि नहीं मुझे राम नहीं मारा, तो दैट इज नॉट एडमिसिबल. मतलब एडमिसिबल तो है बट उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि देयर वर सर्कमस्टेंसेस व्हिच वुड नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ राइट डाइंग डिक्लेरेशन. सो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, अब आ जाते हैं कि सेकंड फैक्टर क्या है. सेकंड फैक्टर इज कैपेसिटी टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड टाइम गैप बिटवीन द अटेम्प्ट एंड द स्टेटमेंट. कि वो पर्सन की कितनी कैपेसिटी है. अगर वो कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बूढ़ा है, मतलब वो कुछ अराउंड 80s 90s का है, तो उसकी कैपेसिटी मेमोरी बहुत कम होगी, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कोर्ट को बिफोर कंसिडरिंग द डाइंग डिक्लेरेशन. फिर कितना टाइम हो गया है, सपोज हादसा आज हुआ है और वो आज से 1 महीने बाद कुछ एडमिशन दे रहा है, कुछ एडमिशन 1 महीने के बाद डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, then that time gap and the capacity to remember are again considered before admitting the dying declaration. The third factor is consistency of statement throughout the several opportunities. अब सपोज एक पर्सन जो डेथ बेड पे था, जब उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे थे तब बोलता है मुझे राम ने मारा, जब वो बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा था तब वो बोलता है मुझे श्याम ने मारा. So there is no consistency. So there should be consistency throughout the statements made through several opportunities. यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटीज 2 मिली, दोनों में उसने राम श्याम अलग अलग कर दिया, तो दैट फैक्टर हैज टू बी कंसीडर्ड बिफोर एडमिटिंग द डाइंग डिक्लेरेशन. फोर्थ इज हाउ अर्ली इट वाज मेड. वो कितना जल्दी उसको, मतलब उसने जैसी घटना हुई और वो मरने वाला था तभी उसने दे दिया, या घटना होने के 1-2 घंटे बाद दिया या 1-2 दिन बाद दिया. तो जितना लेट होगा उतना टेम्परिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्यूटरिंग और प्रॉम्प्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हाउ अर्ली इट इज मेड, दैट इज अनदर फैक्टर व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड. एंड द लास्ट इज कंफर्मिंग दैट इट वाजंट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग. कोर्ट को ये कंफर्म करना होता है कि दिस वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग और प्रॉम्प्टिंग. किसी ने उसको पढ़ाया नहीं है कि तुम राम का नाम लेना, उसने ही मारा, इससे अपन को इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. ऐसा करे कोई भी ट्यूटरिंग और प्रॉम्प्टिंग अगर होती है, देन दैट फैक्टर आल्सो हैज टू बी कंसीडर्ड सो एज टू डिटरमाइन द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बाय द विक्टिम. So this was all about this case कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहां पर हमने ये डिटरमाइन किया कि कोर्ट कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस और फैक्टर्स कंसीडर करेगा बिफोर एडमिटिंग द डाइंग डिक्लेरेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 32 क्लॉज 2 और क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 8 तक सारे क्लॉजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. सो टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.